हाय दोस्तों, नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है। ईपीएफओ का जो हम देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू 2002 से लेके 2023 तक में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको हम अभी देख रहे थे। पार्ट वन में हमने पिछला जो क्वेश्चन है 2012 तक हमने देख लिया था। अब हम 2015 से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या पूछा गया इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय। यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा किया गया था, लेड किया गया था। ठीक है। तो किसके नेतृत्व में था ये हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है। अब देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट जो है 1820 से 1830, ये एक्चुअली ये डिकेट्स को दर्शाता है। क्या है? और स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डेरेजियो, जो कि कलकत्ता में वो हिंदू कॉलेज में क्या थे, अध्यापक थे। ठीक। उसके बाद फिर हिज फॉलोअर नोन एज क्या, डेरेजियंस। डेरोजियंस प्रमोटेड रेशनल थिंकिंग, लिबर्टी, इक्वालिटी मतलब तर्कवाद, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब को वो क्या करते थे, प्रमोट करते थे। वो क्वेश्चन किए पारंपरिक हिंदू जो परंपरा है, प्रथा है, उस पे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस पे वो क्वेश्चन किए कि क्या ये सही है। और क्या किए वो, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन पे वो बात करते हैं कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको पता है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कॉर्नवालिस जो है वो क्या है, परमानेंट सेटलमेंट। कॉर्नवालिस जो है वो क्या करता है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट करता है। क्या करता है ये? तो ये जो आपका है 1793, कहाँ कहाँ पे, जनरली बिहार, झारखंड, पूरा बंगाल वाला एरिया, उधर पे कल हम देखे थे। इसी के आप पार्ट वन में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा वहां पे डिटेल्स मिलेगा। लॉर्ड डलहौजी जो है 1853 में क्या किया था, ट्रेन चला था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परमानेंट सेटलमेंट जो है आपका क्या, तो देखिए, इंट्रोड्यूस हुआ परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित किया गया कि कहाँ पे कितना परसेंट राजस्व लगेगा, उसके प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है। इन जनरल ऐसे ही होता है, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से होता है। ठीक। 2015 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इमीडिएट काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। 1857 के जो विद्रोह थे उसके तात्कालिक कारण क्या थे, क्या थे उसके तात्कालिक कारण? वैसे तो बहुत सारे कारण थे, हम देखेंगे तो इक्वल वेज का नहीं मिलना, इंडियन को कम मिलता था, इंडियन पुलिस को, और उनको ज्यादा मिलता था, जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन थे। तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया कि जो नया आर्टिलरी आया था, जो नया आपका युद्ध का सामान आया था, उसको क्या था, वो छीलना पड़ता था, जो कि ग्रीस होता था किससे, चर्बी से, काव और पिग के चर्बी से, जो कि हिंदू या मुस्लिम धर्म में उसको हराम माना गया है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, समुद्र पार करना। हिंदू में समुद्र पार करना मतलब क्या है, धर्म को लॉस करना है। जब वो दूसरे जगह दूसरे कंट्री में लड़ने जाते थे तो दे हैव टू क्रॉस क्या, सी। तो इस कारण से, तो ऐसे ऐसे बहुत, फिर क्या है, छुट्टी का कम होना, वो लोग कम छुट्टी देते थे ताकि क्या हो जाएगा, ये लोग पर्व त्योहार में सम्मिलित नहीं होंगे, ऑर्थोडॉक्सी कम आएगी। तो और भी बहुत सारे रीजन है, टैक्सेशन का ज्यादा होना, बहुत सारे जो आपका देखे थे कि क्या हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी का है, उसके तहत सतारा, झांसी, ये सब का चला जाना, सब्सिडरी अलायंस इससे पहले जो था। तो ये सब जो, और हाई टैक्सेशन,
फेमाइन का आना, तो ये सब रीजन था क्या, कारण था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन तत्कालिक इस ऑप्शन में क्या है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे ग्रीष्म जो कार्टेज है आपका, चर्बी लगे हुए कारतूस को घटना जो है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल जो था इंट्रोड्यूस किया गया था, उस कारण से ये चीज हुआ। हम्म, ठीक है। सुअर का चर्बी, गाय का चर्बी होता था, ऑलरेडी हम बता दिए हैं। बाकी इसका रीजन तो बहुत सारा है, जैसे अभी देखे पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, सोशियो कल्चरल। आप कल्चर पे क्या करेंगे, बार बार इफेक्ट कर रहे थे। इंडियन ऑर्थोडॉक्सी जो है उस पे, जैसे सती प्रथा, उस पे हालांकि किया उन्होंने सही, लेकिन लोग जो है उसको समझे कि ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम, कहां से शुरू हुआ था, तो आपको पता ही है, मेरठ से शुरू हुआ है, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है, और आपको हम बार बार बोले हैं, बीडी सावरकर है कॉल्ड क्या, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई। जबकि क्या है, और जो लोग हैं वो क्या मानते हैं इसको, जो यूरोपियन साइड है वो मानते हैं सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह मानते हैं इसको, ठीक है। दे मार्च दिल्ली डिक्लियर, बहादुर शाह जफर को क्या बोलते हैं, इंपेरर मानते हैं, और उसके जो लीडरशिप में आगे बढ़ता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये नोट जो है ये एग्जाम में गलत करवा देता है क्वेश्चन को, इस नोट पे आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो कौन नहीं थे, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय नहीं थे। कुंवर सिंह थे, कहां से, बिहार से, आरा से थे कुंवर सिंह। उसके बाद नाना साहेब भी थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। लेकिन राजा राम मोहन राय 1829 के आसपास जब सती खत्म हुआ था, ठीक है, तब का बात है, एबोलिशन ऑफ सती, विलियम बेंटिक के समय में, तो ये बहुत पहले हो गए, इसीलिए यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन राय देख लिए, इनका टेन्योर क्या है, 1772 से 1833, डाइड लॉन्ग बिफोर 1857, से बहुत पहले के बात है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। जब वो वहां पे गए थे अफ्रीका में, फोनिक्स फार्म और ये सब का जब स्थापना कर रहे थे वो, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनको बहुत मदद किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को ये भी बोले थे कि अगर इंडिया को सही ढंग से समझना है उसके प्रॉब्लम को, तो पहले आप इंडिया का भ्रमण कीजिए। गांधी जी ने वैसा किया, इंडिया को समझा अच्छे तरह से। और इन गांधी से लगभग 8-10 साल बड़े हैं गोखले, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक। अगर आप गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में डिटेल्स, अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं। सवाल है कि देखने से क्या फायदा होगा, सबसे पहले आपको ज्ञान की प्राप्ति, फिर आप कहेंगे कि क्या इससे जॉब मिलेगा, हाँ, बहुत सारा एग्जाम है, बीपीएससी का जो एग्जाम है वहां भी आपको मेंस में ये जो महापुरुष हैं, पर्सनालिटीज जो हैं, इमिनेंट पर्सनालिटीज, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है, 1866 से 1915, और गांधी जी का क्या है, 18, हाँ, गांधी जी का क्या है आपका, गांधी जी का 1869 है, ठीक, ये हो गया। और क्या है, मॉडरेट नेशनलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो था उसमें से गोपाल कृष्ण गोखले क्या है, मॉडरेट है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन करते हैं, कब, 1905 में। गोखले एडवाइस क्या गांधी जी को, टू स्टडी इंडिया बिफोर एक्टिव पॉलिटिक्स, आप सबसे पहले राजनीति में प्रवेश करने से पहले आप क्या करिए, आप भारत भ्रमण कीजिए, और इन्होंने भारत भ्रमण किया, ठीक है। तो ये चीज है।
द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा होम रूल मूवमेंट भारत में जो है स्टार्ट हुआ? तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। हालांकि होम रूल मूवमेंट जो है एनी बेसेंट के द्वारा भी किया गया, एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल मूवमेंट किया गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट कब? 1916 में। कहां पे? पुणे। वाइल एनी बेसेंट स्टार्टेड क्या? सेम ईयर। कहां से? मद्रास में। तो एनी बेसेंट क्या करते हैं? मद्रास में होम रूल मूवमेंट का स्थापना करते हैं, और बाल गंगाधर तिलक क्या है? महाराष्ट्र साइड, पुणे साइड। ठीक है, और स्लोगन देते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। द मोमेंट एम एट क्या? सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन विद इन ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ब्रिटिश ही राज कर रहा है, लेकिन हमारा क्या होगा? स्वशासन होगा, स्वराज होगा। ठीक है, ये होम रूल मूवमेंट का ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, कब? 1885। इसको हेड कौन कर रहे थे? एओ ह्यूम। कहां पे? बॉम्बे में। तो ये दिसंबर 1885 का समय चल रहा है ये, और एओ ह्यूम की अध्यक्षता में ये चीज हुआ। फर्स्ट सेशन जो है वो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे में, उनके मतलब चेयरमैनशिप में ये क्या हो गया? फर्स्ट सेशन कांग्रेस का हुआ था। शुरू शुरू में क्या था कि ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन, किसी ने सही ही कहा कि आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मास नेशनलाइजेशन भारत में क्या हो गया? उसका उद्भव होता है, मास नेशनलाइजेशन। इससे पहले किसान अलग तरीके से कर रहे थे, बट दैट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इसीलिए सप्रेस हो जाता था। और 1857 का जो मोमेंट हुआ, हम तो कहेंगे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो बहुत इंपैक्ट किया, डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी ब्रिटिश को लाने पे कंपेल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 23 के बाद तो एग्जाम ही नहीं हुआ है इसका, इस बार फॉर्म आया है, अभी 36-37 दिन बच रहे हैं। अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो क्या हो जाएगा? संभावना जो है बढ़ जाएगा होने का। Which of the following statement is not correct about Charter Act of 1833? पिछले वाले जो वीडियो में है पूरा का पूरा जो एक्ट है उसके बारे में हम लोग ने देखा। अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार आए हैं, तो उस वीडियो को जाकर के आप एक बार देख लें। ठीक है, इट एबॉलिश द क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल फंक्शन, क्या ऐसा किया था क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ क्या? इंडिया, ये नहीं, ये किसमें हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ क्या? कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, हाँ, ओपन सिस्टम किया गया। पहले भारतीयों के लिए बैन था, लेकिन अब क्या किया गया? ओपन सिस्टम। भारतीय लोग जो हैं वो बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते थे, ज्यादा सूबेदार ये सब पोस्ट था, लेकिन ये 1800 जो आपका 33 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, उसमें ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता प्रणाली सिविल सेवा में शुरू किया गया, जिससे भारतीय लोग भी उसमें एग्जाम कंपीट कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यही है कि, और इस समय आपका गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। ठीक है, इंडेड कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को क्या किया? समाप्त कर दिया। सेंट्रलाइज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी मैक्सिमम पावर किसके पास आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि पूरे इंडिया पे वो क्या करेगा? राज करेगा। तो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी यहाँ पे हो गया, और बाकी ओपन कंपटीशन देख ही लिए। ठीक है, चलिए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है बंगाल विभाजन, कैरिड आउट बाई, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। पीछे में देखे थे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल और किसके किसके समय में क्या क्या हुआ, पिछला वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन
बंगाल विभाजन करता है, जिसके कारण से मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली को क्या किए, गोली से उड़ा दिए। ठीक। लॉर्ड कर्जन का टेन्योर क्या है, 1899 से 1905। और बंगाल विभाजन कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को होता है। ठीक है। बोला क्या गया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, सिंस बंगाल प्रोविंस जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसको छोटा भाग में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में अभी है, ताकि अच्छे ढंग से सुचारू रूप से क्या कर सकें, शासन कर सकें। ये दिया था रीजन, बट इट वाज नॉट अ प्रॉपर रीजन। बंगाल के लोग बहुत ही क्या थे, मतलब एकजुट थे। जब भी आंदोलन या कुछ होता था, सक्रिय रूप से भाग लेते थे, पढ़े लिखे लोग थे, अमीर थे, क्योंकि बंगाल से बहुत ज्यादा टैक्स जाता था, इस कारण से ये चीज। क्या करा इन रियलिटी, एम टू डिवाइड हिंदू और मुस्लिम को करना था। ईस्ट बंगाल में क्या थे, मुस्लिम, और वेस्ट बंगाल में क्या, हिंदू मेजोरिटी, तो हिंदू और मुस्लिम को क्या करो, ये। अब इसके कारण से क्या हो गया, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो है जन्म लिया। चलिए, हु वाज द वायसराय इन द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग मास्केयर, जब हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हम्म। तो ये हो गया, 13 अप्रैल 1919 को होता है जालियांवाला बाग, बैसाखी डे। उस समय अमृतसर वहां पे फंक्शन चल रहा था। ठीक है। इट वॉज कैरिड बाई जनरल डायर अंडर द वायसरायल्टी ऑफ लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या था, आपका वायसराय है, और जो जनरल है, जो पुलिस का हेड है, वो कौन है, आपका जनरल डायर। वही गोली चलवा दिया था। और ये ब्रुटलिटी जो है वो क्या हो गया, नन कोऑपरेशन मूवमेंट को जन्म देता है 1920 में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अगर और विशेष इसमें पढ़ना है तो ये सब पढ़िए, 1916 का लखनऊ एक्ट, जालियांवाला बाग, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि ये सब एक ही समय में चल रहा है, इसीलिए। साइमन कमीशन 1927 वाज बाइकॉटेड बिकॉज, जैसे साइमन कमीशन, आपको जो 1919 का एक्ट था, देखिए 1919 का जो एक्ट है, तो अगर आप कहेंगे तो 10 साल बाद यानी 1929 में आना चाहिए इसको, लेकिन क्या हो गया, 1927 में आ गया ये। कि देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा, क्या विकास हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एक्ट ऑफ 1919 का। और 2 साल पहले ही आ गया, 2 साल पहले आ गया, तो भाई अब भारतीय लोग को जोड़ेंगे ना, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी आप शुरू कर चुके थे। लेकिन इन्होंने इसमें से, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, पैथिक लॉरेंस ये सब जो था, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीय लोगों को गुस्सा आया कि एक तरफ यू आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेकर चलने का बात कर रहे हैं, अनदर वे सब के सब अंग्रेज हैं, इस कारण से ये हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या हो गया, साइमन कमीशन 1927 वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो हुआ, उसको रिव्यू करने के लिए आया था, 2 साल पहले आ गया। और सर जॉन साइमन इसमें हेड थे, इसीलिए साइमन कमीशन इसका नाम रखा। ठीक है। और इस प्रोटेस्ट में, इसके अगेंस्ट में जो स्लोगन हुआ, वो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है, घायल हो जाते हैं, उनको सर पे लाठी लगता है और वो घायल हो जाते हैं और डेथ हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको घटना और भी पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए नेहरू रिपोर्ट 1928 का, लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया 1929 का, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ, किसके रिस्पॉन्स में, किसके विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था, तो क्या था वो, क्रिप्स मिशन का फेल्योर। ठीक है, तो कैबिनेट प्लान बाद में आएगा। तो
और वेवल प्लान भी। तो इसके एवज में अब देखिए तो क्रिप्स मिशन कब आया, क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। तो क्रिप्स मिशन जो आपका 1942 में, जो प्रपोज करता है क्या कि भारत वर्ल्ड वार टू जब हो जाएगा तो राज्य इंडियंस का ही होगा, लेकिन क्या होगा उसमें, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है ये, लेकिन बट फेल टू सेटिस्फाई इंडियन लीडर, लेकिन भारतीय जो नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए कि नहीं ये अंग्रेज जो है ठग रहा है हम लोग को, तो इसीलिए ये चीज हुआ। ठीक। गांधी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को, बहुत बार क्वेश्चन एकदम फैक्ट पूछता है कि कब हुआ था, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो 8 अगस्त 1942 को कहां से, मुंबई का जो है कौन सा मैदान है, गोबालिया टैंक मैदान, यहाँ पे आंदोलन हुआ। और इसी में गांधी जी ने क्या दिया, डू और डाई, करो या मरो का नारा, स्लोगन दिया। ब्रिटिश क्या किए, मेजर लीडर 24 घंटा के भीतर में जो मेन मेन लीडर हैं, बहुत सारे लीडर को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। दैट्स व्हाई द क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हो जाएगा, वाज ऑल्सो नोन एज लीडरलेस मूवमेंट, कोई लीडर ही उसमें नहीं है, लीडरलेस मूवमेंट कहलाया। ठीक है ये, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो नॉन कॉपरेशन को पढ़िए 1920, सिविल डिसोबीडियंस को पढ़िए, और क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 को पढ़ सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इज करेक्ट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में कौन से कथन सही है, तो क्या है ऑप्शन, इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनियन, सही बात है, क्या बना, भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, दो डोमिनियन स्टेटस, दो आपका बनता है। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, सब खत्म हो गया, गवर्नर जनरल उसके बाद भी था, डोमिनियन के बाद भी, सी राजगोपालचारी। इट डिक्लेयर इंडिया एज रिपब्लिक, गणराज्य घोषित हुआ, नहीं डोमिनियन स्टेटस था। इट कॉन्टेन द ब्रिटिश रूल 1950, नहीं कंटिन्यूड, नहीं, तो क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी एग्जाम का रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है, वो क्या है, पी बाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे हमें आइडिया लगता है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस सेक्शन पे जो है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है किसी एग्जाम में। इसीलिए सबसे पहले पी बाई क्यू करना चाहिए, उससे साथ साथ में उसका स्टडी मटेरियल देखने से बेनिफिट होगा। आप सोचेंगे कि पहले हम खत्म कर लेते हैं पूरा का पूरा थ्योरी, उसके बाद हम करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आप पूरा जब तक खत्म करेंगे तब तक आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को आया और ब्रिटिश रूल को ये खत्म करता है, भारतीय अधिनियम। ठीक है, ईच डोमिनियन एज इट्स ओन गवर्नर जनरल, और बात किया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का बात किया। ठीक है, इट गेव कंप्लीट लेजिस्लेटिव सोवर्निटी टू बोथ नेशन, पूर्ण विधायी स्वायत्ता, मतलब नाउ ब्रिटिशर्स विल नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जब संविधान बैठेगा, संविधान सभा जब का गठन होगा, उसमें कोई भी ब्रिटिश नहीं होगा और इंटरवीन वो हमारे जो लेजिस्लेशन है, जो हम कानून बना रहे होंगे, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर और इससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इंडिया ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप उसमें देख सकते हैं संविधान, एक आपका पहले डीडी न्यूज पे आता था, डीडी नेशनल पे, तो आप वहां पे अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा जो है, बी एन राव ने क्या कहा, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब चेयर कर रहे थे स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग मतलब क्या होता है, स्टीयरिंग, पूरा एक गाड़ी समझिए, एक कार्ट समझिए संविधान सभा को, और सारे मेंबर को स्टीयर कौन कर रहे थे, अध्यक्ष जो थे उसके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आपको मेजोरिटी कमेटी में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे आपको, उसके बाद माइनॉरिटी कमेटी में कौन थे, मेजोरिटी में आपको ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू हम लोग देख लिए 2002 से 2023। ये भी पेपर जो है आपको यूपीएससी ही लेती है, तो डेप्थ का होना तो बनता है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे नेक्स्ट जेन इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो थर्ड फ्लोर विराट कॉम्प्लेक्स इन द क्लासरूम ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स आप यहाँ आ सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के द्वारा इकोनॉमिक्स nextgen@gmail.com। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध होगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।